हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आइए करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे पीएम आशा के नाम से भी लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, वर्ष 2018 में घोषित भारत सरकार की एक योजना है। दूसरा कथन है, इस व्यापक योजना के तहत सरकार मूल्य स्थिरता कोष से अधिसूचित दालों, तिलहन और खोपरा के राष्ट्रीय उत्पादन का 25% खरीदेगी। उपयुक्त कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है और जो कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन 2 कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, तथा जो कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन 3 कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, और लास्ट ऑप्शन जो है वो बोल रहा है क्या, कथन 1 गलत है किंतु कथन जो 2 है वो सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। आइए इसको और भी विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे पीएम आशा कहते हैं, इस योजना को जारी करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को समर्थन देना और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य अस्थिरता को नियंत्रण करना है। यह योजना दिसंबर 2018 में घोषित भारत सरकार की एक व्यापक योजना है, जिस कारण से जो कथन 1 है वो सही है। दूसरा कथन क्या है, पीएम आशा योजना के अंतर्गत सरकार न्यूनतम मूल्य जो होता है ना एमएसपी, उसके जरिए दालों, तिलहनों और खोपरा को राष्ट्रीय में 25% उत्पादन को खरीद लेगी। मूल्य स्थिरीकरण कोष, जो कि सट्टेबाजी होता है और जितना भी जोखिम होता है उन सब से निपटने के लिए ये योजना काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। आप लोग बाज़ार में देखते हैं कि किसी भी चीज़ का जो दाम है वो अचानक बढ़ जाता है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो बीच का बिचौलिया लोग होता है वो उस उस सामान को खरीद कर अपने स्टोर में भर के रख लेता है, और जब उसका जो दाम बढ़ जाता है तब उसको रिलीज़ करता है ताकि उसको अधिक मुनाफा हो सके। इस प्रकार मतलब आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहता है उसका दाम भी ज़्यादा हो जाता है। सेम उसी तकनीक को वो लोग अपनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए प्रधानमंत्री पीएम आशा योजना को हाल ही में चालू करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक वैश्विक आयोजन है जो खाद्य और संबद्ध क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाता है। दूसरा कथन है, इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करता है। और चौथा कथन है, वियतनाम विश्व खाद्य भारत वर्ष 2024 के तीसरे संस्करण में भागीदार होगा। वियतनाम जो कि एक देश है और ये एशिया का ही देश है। इसका लोकेशन क्या है अगर आप बता पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही है आप बताइए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों मतलब तीनों ही जो कथन है वो सही है, और ऑप्शन जो डी चारों कथन सही है। इसको विस्तार से जानने के लिए स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है, आइए इसको जानते हैं। विश्व खाद्य भारत का तीसरा संस्करण 19 और 22 सितंबर को मनाया जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत एक वैश्विक आयोजन है जो भारत के खाद्य प्रसंस्करण आयोग को प्रदर्शित करता है तथा इसमें निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और संबद्ध क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाता है। इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। विश्व खाद्य भारत का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको
धान, गेहूँ आदि चीज़ देखने को मिलता है। यानी समझिए ये कटोरी जैसा है और यहीं से विश्व के विभिन्न देशों में ये सब चीज़ों का निर्यात किया जाता है। और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देता है। विश्व खाद्य भारत 2024 में 90 से अधिक देश और 26 राज्य सहित केंद्र शासित जो प्रदेश हैं और 18 केंद्रीय मंत्रालय इसमें भाग लेंगे। जापान भागीदारी देश होगा तथा वियतनाम, ईरान इस आयोजन को फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के ध्यान पर विचार कीजिए। हाल ही में एक प्रख्यात व्यक्ति को उनकी 146वें जयंती पर याद किया गया। उन्होंने निचली जातियों में गौरव को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। द्रविड़ पहचान और अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें द्रविड़ आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। उन्हें वायम कोम संग्रह सत्याग्रह में भाग लिया। तो आपको बताना है ये चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने ये काम किया। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, ऑप्शन बी है पेरियार ईवी रामासामी। ओके, हाल ही में पेरियार इरोड वेंकट रामास्वामी को उनके जयंती पर, कितनी जयंती, 146वें जयंती पर याद किया गया। पेरियार ईवी रामास्वामी जिसका जन्म 1889 में हुआ था और जन्म के साथ उसकी जो मृत्यु है 1973 में हुआ था। वो एक प्रख्यात यानी बहुत ही फेमस समाज सुधारक और तर्कवादी थे जिनका जन्म इरोड में कन्नड़ बलिया व्यापार परिवार में हुआ था। यानी वो एक व्यापारी परिवार से संबंध रखते थे जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बटूर ज़िले का एक हिस्सा हुआ करता था। पेरियार ने निचले जातियों में गौरव को बढ़ावा देने और जाति और लिंग असमानता को चुनौती देने के लिए वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। द्रविड़ पहचान और अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके इन प्रयासों के लिए उन्हें द्रविड़ आंदोलन का जनक भी माना जाता है। पेरियार ने वर्ष 1924 में वैकोम सत्याग्रह में भाग लिया जो एक अहिंसक संग्रह था जिसका उद्देश्य त्रावणकोर के मंदिरों में दलितों के प्रवेश को अनुमति देना था। यानी उस समय मंदिरों में दलित जाति को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाया। अगला क्वेश्चन क्या है, CO2 से मेथनॉल रूपांतरण विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्बन कैप्चर विधि की तुलना से अधिक विकसित है। दूसरा कथन है CO2 को औद्योगिक स्रोत से या सीधे हवा से कैप्चर किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। इसका जो कि सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल दो सही है। हाल ही में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में पहले CO2 से मेथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी। CO2 से मेथेनॉल जैसी कार्बन उपयोगी तकनीक कार्बन कैप्चर विधि की तुलना में कम विकसित है। ओके, इस प्रक्रिया के तहत CO2 को औद्योगिक स्रोतों से या सीधे हवा से पकड़ा जाता है, फिर मेथेनॉल बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। यह रूपांतरण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी कम कर सकता है और एक अस्थायी ईंधन स्रोत प्रदान कर सकता है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न क्या है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संस्था है जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की मदद करता है। अगला है, इसकी स्थापना सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के सदस्य और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा की जाती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो, दोनों ही इसका सही आंसर है। आइए इसको और विस्तार से जानते हैं।
हाल में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय ने महिला स्वामित्व वाले MSI के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट गारंटी कवरेज बढ़ा दी है। माइक्रो एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एक संस्था है जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को संपार्श्विक यानी जो गिरवी रखते हैं ना वो चीज़, इसमें आप बिना गिरवी रखे ही पैसा ले सकते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी विधि ट्रस्ट की स्थापना लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के सदस्य एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा की गई, यानी इसका जो विकास है वो सिडबी के द्वारा किया गया है। इस कोष में भारत सरकार और सिडबी द्वारा 4:1 के अनुपात में यहाँ पर वो योगदान देंगे, यानी जो भारत सरकार है वो मान लीजिए हमारे पास 50 रुपया है तो 40 रुपया भारत सरकार देगी और 10 रुपया सिडबी देगी। तो इसी प्रकार ये जो संस्था है अभी काम कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का करंट अफेयर वाला वीडियो है ये समाप्त हुआ। मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।